हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो आज हम अर्थ एंड आवर हैबिटेट से फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो वन ऑफ द प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। हमारे सोलर सिस्टम जो इतना बड़ा है उसका एक हिस्सा है हमारा अर्थ, इन विच वी ऑल लीव। तो इसी के साथ हम जो चैप्टर है अपना स्टार्ट करते हैं। How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. तो मतलब जो आसमान है वो देखना कितना एक्साइटिंग होता है, कितना वंडरफुल होता है, क्योंकि कितना काल्म और कितना शाइनिंग दिखता है स्काई, स्पेशली नाइट स्काई। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं जब हम लोग बहुत बार हम लोग नोटिस करते हैं कि जब हम लोग स्काई को देखते हैं तो पहले तो एक दो डॉट, एक दो स्टार्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिर बाद में हम लोग जब धीरे धीरे देखते हैं तब दिखता है कि अरे नहीं, ये एक दो नहीं, ये तो बहुत सारा है। ठीक है, एंड इट सडनली बिकम्स अनकाउंटेबल सा लगने लगता है। But if you look at them carefully, you will notice that some of they do not twinkle as others do. जब हम लोग नोटिस करेंगे ना तो देखेंगे कि कुछ स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहा है और कुछ ट्विंकल नहीं कर रहा है। They simply glow without any flicker, just as the moon shines. वो बस कुछ स्टार्स है ना जो बस शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है, वो फ्लिकर नहीं कर रहा है, मतलब टिमटिमा नहीं रहा है, वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. ठीक है, हम लोग ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स तो देखते ही हैं स्काई में, कभी कभी तो हम लोग को इसके साथ मून भी दिखता है, कभी कभी, हर बार होता है, कभी कभी हम लोग को मून नहीं भी दिखता है। It may however appear at different time, in different shapes and at different position. बहुत बार मून हम लोग को ना अलग पोजीशन में, अलग वक्त पे या अलग शेप में दिखता है। हम लोग बहुत बार अमावस्या बोलते हैं या बहुत बार पूर्णिमा बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं हम लोग को आगे समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत बार अलग अलग शेप देखे हैं मून का। ठीक है, बहुत बार जो मून है वो अलग टाइम पे निकलता है। ठीक है, और बहुत बार मून का पोजीशन जो है ना वो भी चेंज होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। तो एक महीना में आप एक ही बार फुल मून देख सकते हो, जिसको हम लोग फुल मून नाइट कहते हैं और पूर्णिमा या फिर पूर्णिमा कहते हैं। पूर्ण चांद मतलब पूर्णिमा। अ फोर्टनाइट लेटर you cannot see it at all. A fortnight later, fortnight basically means 15 days, 15 days, fortnight 15 को बोलते हैं। तो 15 days बाद हम लोग उस पूर्णिमा को नहीं देख पाएंगे। Now it's a new moon night और अमावस्या। अब क्या हो जाता है, अब हम लोग को क्या दिखेगा, अमावस्या दिखेगा। ठीक है, जिसको हम लोग न्यू मून नाइट बोलते हैं, और अमावस्या में आधा चांद दिखता है। ठीक है, now on this day you can watch the night sky best provided it is a clear night. और ये जो अमावस्या का दिन है ना, इस टाइम पे जो नाइट स्काई दिखता है वो बहुत ही क्लियर दिखता है, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? अब हम लोग जैसे कि दिन में भी अपने छत पे सपोज कभी गए, लेकिन हम लोग को दिन में स्टार्स नहीं दिखता है या फिर मून नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्या उस टाइम वो सब स्काई में नहीं रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे भी वो जो ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो स्काई में ही रहते हैं, लेकिन जो सन का इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ब्राइट रेज होता है ना, उससे वो सारे जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो छुप जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. जो night sky के जो bright objects है ना, maybe star, maybe moon, ये सब हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। क्यों? सन के बहुत ही ब्राइट लाइट की वजह से, क्योंकि दिन में सूरज आ जाता है और सूरज का इतना ज़्यादा मतलब लाइट होता है ना, जिसके वजह से ये सब दिखता ही नहीं है, सिर्फ हम लोग को सूरज का लाइट दिखता है। अब आगे चलते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई और कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो देखो, सन बोल लो या मून बोल लो या वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो शाइन कर रहे हैं ना नाइट स्काई में,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज कहेंगे। क्या कहेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज। तो क्या क्या हो गया, एस फॉर सन, एम फॉर मून एंड ऑल दो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स में स्टार्स जिसमें आ गए, ठीक है। तो नाइट स्काई में जो भी तुमको चमकता हुआ दिख रहा है ना, ऑल दो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन द नाइट स्काई अलग से, और फिर यहाँ पे मून और सन गिन लो, ये सब है सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी हॉट एंड बिग। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं ना, वो बहुत ही बड़े और हॉट होते हैं, लाइक सन। सन क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडीज है, और वो बहुत ही बड़ा भी है और बहुत ही हॉट भी है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज का डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। सेलेस्टियल बॉडीज किस चीज़ के बने होते हैं, गैस के बने होते हैं, ठीक है। पूरा मतलब गैस का ही कंपोजिशन होता है। जैसे कि स्टार देख लो, स्टार भी गैसेस का ही बना है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। तो देखो, जो स्टार है या फिर जो सन है या फिर जो मून है, ये उनका जो हीट और लाइट होता है ना, वो बहुत ही मतलब ये बहुत ही दूर तक एकदम जाता है। दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा दूर तक जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट में ये लोग अपना लाइट को एमिट करते हैं, मतलब फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है। These celestial bodies are called stars. The sun is a star. और इन celestial bodies को हम लोग स्टार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज का कुछ फीचर्स पढ़े, पहले डेफिनेशन पढ़े कि किसको किसको बोलते हैं। तो सन को बोलते हैं, मून को बोलते हैं, और ऑल दो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई, दैट इज सेलेस्टियल बॉडीज। इनके फीचर्स क्या होते हैं, ये बिग और हॉट होते हैं। दूसरा फीचर, मेड अप ऑफ गैसेस। तीसरा फीचर, हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। और चौथा मतलब लिख सकते हैं कि ये बॉडी सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं ना, इसको स्टार्स भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में सन इज अ स्टार, सन को भी हम लोग स्टार कहते हैं। देखो, क्योंकि इसका अपना लाइट होता है, ये इसका अपना हीट होता है, ये बहुत ही बिग होता है, ये बहुत हॉट होता है, ये भी गैसेस का बना होता है, ठीक है, क्योंकि सारे फीचर्स मैच कर रहे हैं। नाउ सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, ये हो गया। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, but we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very far from us. देखो, तो जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स है ना, जो हम लोग को नाइट स्काई में दिखता है, वो सन के बराबर ही है, ठीक है। कि किसके बराबर है, सन के बराबर है। बट तब भी हम लोग को जो सन है वो इतना ब्राइट ज़्यादा लगता है, ब्राइट भी ज़्यादा लगता है। लाइट के कंसेप्ट में मतलब लाइट के जो रेफरेंस में बोले तो भी ब्राइट बहुत ज़्यादा लगता है हम लोग को सन, और जो सन का हीट होता है ना, वो भी मतलब ज़्यादा लगता है। जबकि हम लोग को कभी ऐसा नहीं लगा है कि बाप रे, जो स्टार का लाइट है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फिर स्टार का हीट हम लोग को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ऐसा क्यों? और जो स्टार है ना, वो बहुत छोटा दिखता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार बहुत बड़ा होता है, ठीक है, स्टार बहुत बड़ा होता है, और सन जितना बड़ा होता है उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन तब भी हम लोग को सन ज़्यादा बड़ा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है ना स्टार और अर्थ के बीच का, वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग को जो स्टार है ना, वो बहुत छोटा दिखता है। जैसे कि देखो, एरोप्लेन जब स्काई में जाता है, एक्चुअली में जो प्लेन्स होता है वो कितना बड़ा बड़ा होता है, बट वो जब वो ऊपर एकदम स्काई में रहता है, हम लोग को इतना छोटा सा दिखता है, ठीक है, बिल्कुल एक टॉय प्लेन की तरह, लेकिन वो होता है बहुत बड़ा। तो इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि जो डिस्टेंस है वो कितना मैटर करता है। देखो, जो डिस्टेंस है अर्थ और स्टार के बीच का, इतना ज़्यादा दूरी है ना कि हम लोग को उसका जो साइज़ है और उसका जो हीट और उसका लाइट है वो फील नहीं होता है। जबकि उसके कंपैरिजन में जो अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है ना, वो थोड़ा सा कम है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को जो सन का हीट है, सन का लाइट है, या सन का जो साइज़ है, फील होता है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस कि जो हम लोग को स्टार्स है वो इतना टाइम नहीं दिखता है, या फिर उसका लाइट और हीट उतना फील नहीं होता है। नाउ you must have noticed that all objects look similar when seen from a distance, ठीक है। how small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो मतलब सारे जो चीज़ है ना, वो हम लोग को सिमिलर, एक जैसे ही दिखने लगते हैं जब वो बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से खड़े हैं हम, बहुत दूर खड़े हैं, और मेरे बहुत दूर खड़ा हुआ एक ट्रक और एक कार, ज़्यादा अंतर समझ में मुझे नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, दोनों ही मेरे को छोटा दिखेगा। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि एक ट्रक है तो एक छोटा सा कार है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, डिस्टेंस मैटर्स, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस की वजह से कोई बड़ा चीज़ में हम लोग बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है।
Now, while watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of stars. These are called constellation. हम लोग जब नाइट स्काई देखते हैं बहुत बार हम लोग एक पैटर्न नोटिस किए होंगे कि कुछ तो शेप बन रहा है स्काई में, ठीक है, स्टार्स ही बनाते हैं वो शेप, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कौन बनाता है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जो होते हैं ना, एकदम जो समूह होता है स्टार्स का, ठीक है। तो ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्म करते हैं ये पैटर्न्स स्काई में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आफ्टर सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज पहले इंपॉर्टेंट टर्म निकला इस चैप्टर से, अब कॉन्स्टिलेशन पढ़े। तो कॉन्स्टिलेशन एक ऐसा चीज़ होता है ना जो ग्रुप ऑफ स्टार मिलके आसमान में स्काई में बनाता है, ठीक है, कोई भी पैटर्न बनाएगा, कोई भी शेप बनाएगा। जैसे इस पिक्चर में लड़की देख रही है, तो ये सारे, ये जो पिक्चर है ना, ये भी कॉन्स्टिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखो कुछ तो मतलब स्काई ना कोई जो स्टार्स है कोई पैटर्न में एकदम सजा हुआ लग रहा है, तो दिस इज ओनली द कॉन्स्टिलेशन, इसी को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल लिखने आएगा तो हम लोग उर्सा मेजर या बिग बियर लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, उर्सा मेजर और बिग बियर। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेजेस, ठीक है। तो बहुत आसानी से जो पता चल सकता है ना एक पैटर्न, दैट इज सप्तऋषि। सप्तऋषि भी एक कॉन्स्टिलेशन पैटर्न का नाम है जो बहुत इजीली हम लोग पहचान सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार से बनता है, ठीक है। 7 स्टार का ग्रुप से जो पैटर्न बनता है ना स्काई में, हम लोग उसको सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिलेशन का डेफिनेशन लिख देना है, इट इज फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ द स्टार, एंड इसका एग्जाम्पल लिखने आएगा तो उर्सा मेजर और बिग बियर या फिर सप्तऋषि लिख सकते हैं, ठीक है। सप्त मतलब 7, 7 मतलब 7 क्यों, तो ग्रुप ऑफ 7 स्टार से ये बनता है, दैट्स वाई। नाउ आस्क समवन, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो सप्तऋषि होता है ना, ये ग्रुप होता है 7 स्टार का, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक हिस्सा है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। और कॉन्स्टिलेशन के बारे में अगर हम लोग जानेंगे आगे, मतलब आगे हम लोग पूछेंगे और क्यूरियस होके, तो हम लोग को और इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में। आगे चलते हैं। तो इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार। अब देखो पहले के टाइम पे ना हमारे पास कंपास नहीं होता था, ठीक है, कि हम लोग पता लगा लेते कि अच्छा नॉर्थ डायरेक्शन वो है, नॉर्थ पोल वहाँ है तो यहाँ साउथ पोल, ठीक है। तो पहले के टाइम पे लोग ना स्टार्स देख के पता लगाते थे कि अच्छा वो नॉर्थ पोल है, ठीक है। कैसे? सो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। नॉर्थ स्टार को हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और ये जो नॉर्थ स्टार बोलो या पोल स्टार बोलो, ये हमेशा स्काई में एक स्टेबल पोजीशन, एक ही पोजीशन पर रहता है, इसका पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज नहीं होता है। हम लोग जब वो नॉर्थ या पोल स्टार को देखते हैं ना, तो हम लोग समझ जाते हैं अच्छा हाँ वही नॉर्थ पोल है, ठीक है। It always remains in the same position. We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। देखो सप्तऋषि पैटर्न जब दिखता है ना हम लोग को, हम लोग आसानी से पता मतलब लगा सकते हैं, क्योंकि जो सप्तऋषि है ना वो एक तरह से उसमें एक पॉइंटेड स्टार होता है जो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार की तरफ हमेशा पॉइंट कर रहा होता है, लाइक इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में हम लोग को क्या दिख रहा है, देखो कि जो नॉर्थ स्टार है ना उसके ठीक पैरेलल में नीचे लड़की का आई से एक मतलब निकल रहा है एरो, जिसमें लिखा हुआ है 2 स्टार के पास द पॉइंटर स्टार। तो ये सप्तऋषि का ही मतलब एक फ़ोटो बना हुआ है या पैटर्न बना हुआ है, जिसमें सप्तऋषि का 2 स्टार एकदम सीधा है और उसके थोड़े दूर में एक स्टार है जिसको हम लोग नॉर्थ स्टार ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ स्टार ये लिखा हुआ है और ये हो गया हमारा पॉइंटर स्टार। ये पॉइंटर स्टार है जो किसके तरफ पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है नॉर्थ स्टार की तरफ। तो देखो सप्तऋषि हम लोग कभी पैटर्न देखते हैं तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि अच्छा वो पॉइंटर स्टार है, ठीक है। और पॉइंटर स्टार अगर यहाँ है तो उसका मतलब इसके जस्ट सामने क्या होगा, पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार। कुछ मतलब इसमें दिक्कत ही नहीं है, सप्तऋषि हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि 7 स्टार मिलके सप्तऋषि बनता है। सप्तऋषि में देखो कुछ ऐसा दिखेगा हम लोग को पॉइंटर स्टार, बिल्कुल पॉइंटर स्टार के बिल्कुल सीधा दिखेगा हम लोग को नॉर्थ स्टार। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग इस पैटर्न के थ्रू, सप्तऋषि पैटर्न के थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि नॉर्थ पोल या नॉर्थ स्टार कहाँ पर है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि
Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extend further, it will point to the pole star. हम लोग इस pointer star को एक्सटेंड करें आगे, मतलब ले जा रहे हैं, तो हम लोग को दिख रहा है अरे ये तो पॉइंट कर रहा है कहाँ पे, नॉर्थ स्टार के पास. ठीक है, तो आप लोग कभी भी अगर सप्तऋषि पैटर्न अगर स्काई में नोटिस करो ना, तो ज़रूर ये चीज़ नोटिस करना कि पॉइंटर स्टार जो है ना हमेशा एक्सटेंड करके कहाँ जा रहा होगा, नॉर्थ स्टार की तरफ वो पॉइंट कर रहा होगा. ठीक है, अब आगे चलते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. अब देखो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ का ना, सेलेस्टियल बॉडीज़ हम लोग पढ़े हैं, सन, मून और ऑल द शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई को सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. हम लोग ये भी पढ़े थे कि उसका खुद का हीट और लाइट होता है. बट यहाँ पर अब लिखा है कि कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ का अपना हीट और अपना लाइट नहीं होता है. ठीक है, दे आर लिट बाई द लाइट्स ऑफ द स्टार. उसका नहीं होता है अपना लाइट, और वो फिर उसमें लाइट कहाँ से आता है, तो वो दूसरे के लाइट से चमकता है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, वो स्टार के लाइट से चमकता है. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. अब देखो प्लैनेट का ना अपना लाइट नहीं होता है. ठीक है, प्लैनेट का अपना लाइट नहीं होता है, बट तब भी प्लैनेट में मतलब प्लैनेट शाइन कैसे करता है, तो प्लैनेट शाइन करता है स्टार्स की वजह से. स्टार्स जब शाइन करता है ना, तो उसी का लाइट से कौन मतलब शाइन करता है, प्लैनेट शाइन करता है. ठीक है, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वैंडरर्स. ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना प्लैनेट, इसका मतलब ये एक ग्रीक वर्ड है प्लैनेटाई. प्लैनेट वर्ड कहाँ से निकला, एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से, जिसका मतलब क्या होता है, वैंडरर्स. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार. अब देखो हम क्या बोले थे कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होता है उसका बहुत मतलब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसे भी होते हैं जिसका अपना हीट और लाइट नहीं होता है. ठीक है, और उसका हीट एंड लाइट अपना नहीं होता है, तो वो किससे उधार लेता है, हीट एंड लाइट उधार नहीं लेता है, मतलब वो किससे फिर कैसे शाइन करता है, तो दूसरे के लाइट से. तो यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल भी हम बता देते हैं. देखो प्लैनेट का खुद का तो हीट और प्लैनेट का खुद का लाइट नहीं है. ठीक है, अपना खुद का लाइट नहीं है, तो वो कैसे शाइन कर रहा है फिर, तो उसको स्टार शाइन करवा रहा है. अब अर्थ को कौन स्टार शाइन करवा रहा है, तो सन शाइन करवा रहा है. सन शाइन करवा रहा है किसको, अर्थ को, क्योंकि जो सन है ना वो एक अपना बिकॉज सन इज अ स्टार. सन सबसे पास है अर्थ के. ठीक है, सन सबसे ज़्यादा नियरेस्ट स्टार है. कोई भी स्टार से सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन है, सन. ठीक है, सन सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, इसीलिए जो सन का लाइट है ना उससे जो है अर्थ शाइन करता है. ठीक है, जैसे हम लोग एक पिक्चर में देखेंगे ना, आगे आने वाले पिक्चर में हम लोग देखेंगे. देखो जैसे कि ये जो पिक्चर है इसमें हम लोग को पता है कि देखो यहाँ पे कोई स्टार अगल बगल नहीं है अर्थ के, लेकिन अर्थ के सबसे पास कौन है, प्लैनेट को छोड़ के बोलना, तो दैट इज़ द सन. सन सबसे ज़्यादा पास है, तो जो सन का रोशनी है वो शाइन करवाता है अर्थ को, क्योंकि अर्थ के पास अपना लाइट नहीं है. ठीक है, तो यही बात ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है, तो वो उसको कोई और स्टार शाइन करवाता है. और यहाँ पे अर्थ जैसे प्लैनेट्स के पास अपना लाइट नहीं है, प्लैनेट भी के पास अपना लाइट नहीं है, लेकिन उसको शाइन कौन करवा रहा है, स्टार. कौन सा स्टार, सन. ठीक है, ये भी हो गया. नाउ अब देखो इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून. ठीक है, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. अब जैसे हम लोग अर्थ को बहुत दूरी से देखेंगे, सपोज मून पे खड़ा होकर हम लोग अर्थ को देख रहे हैं, तो हम लोग को अर्थ को देख के लगेगा ना कि अर्थ भी बिल्कुल मून की तरह शाइन कर रहा है, क्योंकि मतलब सन इतना ज़्यादा उसको अपना ब्राइट कर देता है ना कि हम लोग को लगेगा वो भी मून है. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट. अब देखो जो मून है ना वो हम लोग जो स्काई में देखते हैं वो सैटेलाइट है. ठीक है, इट इज़ आर कंपेनियन ऑफ आर अर्थ. It is a companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. तो देखो जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है, वो हमारे अर्थ का कंपेनियन है, और हमारे अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है, तो हमारे जो अर्थ के चारों ओर घूमता है दैट इज़ द मून. मून घूमता है हमारे अर्थ के चारों ओर. लाइक आर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स. हमारे अर्थ की तरह बाकी और 7 प्लैनेट्स हैं जिनको हीट और लाइट मिलता है. किससे, सन से मिलता है. ठीक है, सन से अपना हीट और लाइट मिलता है.
सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और कुछ कुछ का खुद का मून भी है, ठीक है। जैसे हमारे पास, जैसे कि देखो हमारे पास, हम नेचुरल सैटेलाइट अपना मून को क्यों मानते हैं, बिकॉज मून के आसपास कौन रोटेट करता, क्योंकि अर्थ के आसपास कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम उसको अपना सैटेलाइट मानते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि देखो जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है या मैन मेड जो सैटेलाइट होता है, उसको जब एस्ट्रोनॉमर बना के स्काई में छोड़ते हैं ना, स्पेस में, तो वो भी ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैन मेड सैटेलाइट, और सारे चीज़ों को बताते रहता है हमारे एस्ट्रोनॉमर को जो अर्थ में बैठे होते हैं। तो ठीक वैसे ही जो हमारा मून है वो अर्थ के आसपास ऑर्बिट में हमेशा से रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। उसको तो कोई बोला नहीं रिवॉल्व करने, ना तो उसको कोई जाके वहाँ पे ऑर्बिट में रखा है कि तुमको अर्थ के आसपास घूमना है, बट वो तब भी घूम रहा है। तो इसलिए वो हमारा कंपेनियन है, अर्थ का कंपेनियन है, और वो हम अर्थ का उसको नेचुरल सैटेलाइट मान लिए हैं, क्योंकि वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। हम अगर सोचो, हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो जाके मतलब ह्यूमन मेड सैटेलाइट वहाँ पे ऑर्बिट में छोड़ते हैं कि वो घूमेगा, और वो एक जो मून है वो बिना किसी के बोले वो खुद ब खुद घूम रहा है हमारे ऑर्बिट में, तो इसलिए वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अब जो सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरानस हैव रिंग्स अराउंड देम, दीज आर बेल्ट्स ऑफ। अब देखो जुपिटर, सैटर्न और यूरानस, इन तीनों के आसपास जो है ना वो रिंग्स है, ठीक है। क्या है, रिंग्स है। और ये रिंग किसका बना है, स्मॉल डेब्रीज का बना है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बना है। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से हम लोग उसको अर्थ से भी इन रिंग्स को देख सकते हैं। नाउ द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एन एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉयड, कोई हम कहते हैं मतलब इस सोलर सिस्टम का ये सब जो है ना वो हिस्सा है। सन हो गया, मून हो गया, 8 प्लैनेट हो गए, सैटेलाइट हो गया, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गए जो शाइन करते हैं नाइट स्काई में, इसको फिर उसके बाद हम लोग कुछ एस्टेरॉयड कहते हैं, मेटेरॉयड कहते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो दोनों पैटर्न है ना, एक सप्तऋषि का है और एक उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है, ये दोनों बिल्कुल एक तरह से ही दिखता है। ऊपर भी यही लिखा था, इसमें देखो ग्रुप ऑफ 7 स्टार से ये बना हुआ है। अब इसी में पॉइंटर स्टार है जो नॉर्थ पोल की तरफ तुमको या नॉर्थ स्टार की तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज़ द एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड्स के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली। अब देखो जो सोलर सिस्टम होता है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है, सन होता है, 8 प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट होता है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होता है जिसमें एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड्स भी होता है, और ये फॉर्म द सोलर, ये सब लोग मिलके एक सोलर सिस्टम बनाता है और हम लोग इसको सोलर फैमिली कहते हैं। और इसका हेड कौन है सोलर फैमिली का, तो सन है, द सन। अब सन के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग ये ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल मतलब रोमन माइथोलॉजी में क्या होता है, सोन मतलब रोमन माइथोलॉजी में होता है सन गॉड, ठीक है। सोलर मतलब सोलर रिलेटेड टू द सन, सोलर मतलब सन से रिलेटेड। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखो द सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो सन होता है ना वो सेंटर में है और बहुत ही बड़ा है, इट इज़ वेरी ह्यूज और हॉट गैसेस का बना है, और इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक तरह से पुलिंग मतलब खींचना, ये सबको एकदम खींच के एकदम रखता है, और इसकी वजह से ही जो 8 प्लैनेट है एकदम बाइंड टुगेदर, साथ में है एकदम, ये 8 प्लैनेट जो है वो साथ में बंधे हुए हैं, बाइंड है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को अगर कोई अल्टीमेट सोर्स है ना हीट और लाइट का, वो कौन है, वो सन है, जो एकदम लगातार हीट और लाइट देते आ रहा है। नाउ but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. अब देखो जो सन है ना हमारा नियरेस्ट स्टार है, सन है हमारा नियरेस्ट स्टार है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है हमारे, लेकिन तब भी हम लोग को उसका उतना हीट फील नहीं होता है जितना वो सच में गर्म है। वाई, बिकॉज हम लोग का जो डिस्टेंस है ना वो दूर है। कितना दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर अवे, 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है
अर्थ और सन के बीच में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट जो है ना वो 8 प्लैनेट्स होता है टोटल सोलर सिस्टम में, और इनका देखो याद करने का बहुत अच्छा यहाँ पे दिया भी हुआ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। अब देखो माई एम से सबसे पहले आ गया मर्क्यूरी, देन वी से वेनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ऐसे करके याद रख सकते हैं। अर्थ हमारा 3rd पोजीशन पे आता है, ठीक है। अब देखो ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। सब अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड पाथ में रोटेट करते हैं। किसके आसपास? सन के आसपास। ये देखो सबका फिक्स्ड अपना पाथ है। अपना मर्क्यूरी का अपना पाथ है, यहाँ पे वेनस का अपना है, अर्थ का अपना है, मार्स का अपना है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सबका अपना अपना रास्ता बना हुआ है। सब अपने अपने पाथ में और ये जो वाइट लाइन है इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें सारे प्लैनेट्स जो है ना वो घूमते रहते हैं, ठीक है ना। और देखो दीज पाथ आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट हम बता दिए। मर्क्यूरी जो है ना इट इज़ द नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी सबसे पास है सन के, और इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट। 88 डेज लगता है देखो एक राउंड को कंप्लीट करने में, एक पूरे ऑर्बिट को कंप्लीट करने में 88 डेज लगता है, ठीक है। वेनस जो है ना उसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। देखो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अर्थ का ट्विन सिस्टर किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये वेनस को कहा जाता है क्योंकि इसका जो शेप है वेनस का और जो साइज है वो अर्थ के बहुत सिमिलर है। अर्थ और वेनस का दोनों को सिस्टर कहा जाता है, शेप और साइज सेम है। जैसे दो ट्विन्स अगर कहीं भी होते हैं तो दोनों का जो तुमको शेप दिखेगा और साइज दिखेगा बिल्कुल सेम दिखेगा, ठीक है। दो ट्विन सिस्टर या ट्विन ब्रदर होते हैं, दोनों एकदम सेम दिखते हैं, शेप हो, साइज हो, फेस हो, सब कुछ। तो यहाँ पे भी वेनस और अर्थ है ना उसका शेप और साइज बिल्कुल सेम है, वेनस और अर्थ का, वी और ई का। दैट्स वाई हम इसको ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, अर्थ ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। अर्थ ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, ट्विन सिस्टर कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था। कब तक? अगस्त 2006 तक। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जब मीटिंग हुआ IAU का, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, तो अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो ऐसा कहा गया ना IAU के मीटिंग में कि अब प्लूटो को हम लोग एक प्लैनेट कंसिडर, मतलब अब वैसे नहीं करेंगे जैसे 8 प्लैनेट को करते हैं, अब इसको हम लोग एक ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट। देखो एक्चुअली ना IAU जो एक ये है इसके हिसाब से यूनियन है ना, ये 3 क्राइटेरिया रखा है, 3 फीचर रखा है कि ये जो 3 फीचर पूरा करेगा ना जो भी चीज़, उसी को हम प्लैनेट कहेंगे। ये तुम गूगल पे जाके अच्छे से देखना कि 3 क्या क्राइटेरिया है जो IAU रखा है किसी भी चीज़ को प्लैनेट मानने के लिए। अगर उन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है किसी एक चीज़ में तो वो प्लैनेट नहीं कहलाएगा। तो ठीक वैसे ही जो प्लूटो है ना वो इन तीनों क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा था। दैट्स वाई इसको IAU ने आफ्टर 2006 इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं। तो प्लूटो अब और ड्वार्फ प्लैनेट किसको कहते हैं? प्लूटो को कहते हैं। कब किसने डिसाइड किया? तो IAU ने। किसने डिसाइड किया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दैट इज़ द अर्थ। अब हम हमारे प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के सबसे जो तीसरा नज़दीकी जो चीज़ है दैट इज़ द अर्थ, ठीक है। इसका जो साइज़ है ना, इन एस्पेक्ट ऑफ साइज़ की बात करें तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। कौन? अर्थ। 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। तो देखो स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, फ्लैटेंड मतलब थोड़ा मतलब दबा हुआ टाइप है, फैला हुआ टाइप है, फ्लैट, ठीक है। फ्लैट है पोल्स के पास थोड़ा। और इसका शेप को हम एकदम ना पर्टिकुलर सर्कल नहीं कहते हैं कभी भी। इसको हम कभी भी हम इसको ना एक सर्कल नहीं कहते हैं। अर्थ को क्या कहते हैं? जिगॉइड शेप का ही कहते हैं, एलिप्टिकल शेप का भी कहते हैं। मतलब बिल्कुल ना ये थोड़ा ना
एग का शेप होता है, या फिर तुम कुछ ये पिक्चर देखो, ये जियोइड शेप ना कुछ इस टाइप का होता है, गूगल पे भी टाइप करने से आ जाता है कि जियोइड शेप जो बोला जाता है ना वो इस टाइप का होता है। देखो फ्लैटन एट द पोल्स, फ्लैटन मतलब पचका हुआ टाइप है। पोल्स क्या होता है, पोल्स मतलब ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पर वेस्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड ईस्ट हो गया तुम्हारा। तो ये जो पोल्स के पास है तुमको लगेगा थोड़ा पचका हुआ है, फ्लैट है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं फ्लैटेंड एट द पोल्स, फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल 4 पोल होता है तो वहाँ पे थोड़ा पचका हुआ है, फ्लैट है, और इसको जियोइड शेप कहते हैं इस शेप की वजह से, इसको जियोइड शेप। अब देखो इस शेप को देख के कोई नहीं बोलेगा कि एकदम परफेक्ट सर्कल है, तो इसीलिए ये जियोइड है। और ये शेप किसका है, अर्थ का है, जियोइड शेप होता है अर्थ का। नाउ conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot or not too cold. अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, और अर्थ को इसलिए हम अपना बहुत यूनिक प्लैनेट मानते हैं क्योंकि यही एक वो जगह है ना जहाँ पे लाइफ है, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, यहाँ पर पानी है, वाटर है, एयर है, और जो वो चीज़ सारी चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान को जीने के लिए चाहिए। अर्थ अब देखो एयर होने से नहीं होता है सिर्फ, जैसे कि जैसे एयर तो बाकी प्लैनेट्स में भी है, बहुत से प्लैनेट्स में भी है, बट कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ होने से नहीं होता है, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो अर्थ के पास वो सारे एयर हैं या कंपोजिशन ऑफ एयर है जो ज़रूरी है किसी के लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ को हम लोग कहते हैं अ यूनिक प्लैनेट, अ वेरी यूनिक प्लैनेट। From the outer space, the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water, और that is why we called it as a blue planet. तो ऊपर से जब हम लोग अर्थ को देखते हैं ना, पृथ्वी को जब देखते हैं तो इसका पूरा मतलब ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 पार्ट है वो सिर्फ वाटर से कवर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्लू प्लैनेट इसीलिए कहते हैं। अब चलते हैं मून पे, द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ के पास, दैट इज़ द मून, ठीक है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब 1/4 मान लो तो किसी भी चीज़ का 50%, 1/4 अर्थ का 1/4 इसका डायमीटर है मून का। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। देखो जो मून होता है ना वो हम लोग को बड़ा दिखता है। क्यों बड़ा दिखता है? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ना अर्थ से वो थोड़ा पास है, दूर नहीं है, ज़्यादा पास है। देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे कि देखो स्टार बड़ा होते हुए भी बड़ा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अर्थ से, जबकि मून बड़ा उतना नहीं है, तभी वो थोड़ा बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो पास है अर्थ से, ठीक है। इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे, ठीक है, फ्रॉम अर्थ, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड देन फ्रॉम द मून। तो अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इस डिस्टेंस को कि कितना किसका डिस्टेंस है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़ कि जो डिस्टेंस है ना अर्थ और सन के बीच का, वो दैट इज़ वहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर, बट यहाँ पॉइंट के अगर वो मैं बताएं तो 151.97 मिलियन किलोमीटर, और जो अर्थ और मून का डिस्टेंस है ना दैट इज़ 384,400 किलोमीटर। तो इसीलिए हम जो डिस्टेंस है अर्थ और मून का वो कम है, इसीलिए हम लोग को मून जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, ठीक है। अब देखो द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, जो मून है वो कहाँ मूव करता है? अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ हमेशा घूमता रहता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, उसको पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में 27 डेज लगता है। किसको? मून को। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अर्थ से हम लोग को सिर्फ एक साइड का मतलब मून का सिर्फ एक साइड दिखता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। अब देखो मून पे ना लाइफ मतलब सस्टेन करने के लिए वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसे अर्थ के पास वाटर है, एयर है, एयर में भी वो सारे कंपोजिशन ऑफ एयर हैं जो चाहिए किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, और बाकी कई चीज़ हैं जो इंसान को जीने में हेल्प करती है जो अर्थ में पाया जाता है बट मून में नहीं है, ठीक है। तो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन मून टिल नाउ। अब अर्थ मून के पास क्या है? माउंटेन है, प्लेन है, डिप्रेशन है। On its surface, these cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows.
तो देखो सबसे पहले ये आगे बढ़ने से पहले मून में हम लोग देखो इतना ही इंपॉर्टेंट पता चला कि मून जो है ना हम लोग का ओनली सैटेलाइट है, एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। मून का डायमीटर जो है वो 1/4 है अर्थ का, ठीक है। फिर मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। फिर उस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और मून को कितना टाइम लगता है अर्थ के एक स्पिन कंप्लीट करने में अर्थ के आसपास, तो दैट इज़ 27 डेज, ठीक है। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। और मून में लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जो सैटेलाइट होता है एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है ना जो घूमता है प्लैनेट्स के आसपास, ठीक है। जैसे कि देखो जो मून है वो प्लैनेट के आसपास घूमता है, तो वो हमारा सैटेलाइट हुआ, इसलिए हम उसे सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। और प्लैनेट जो है ना वो सन के आसपास घूमता है, तो सन का सैटेलाइट कौन हुआ? अर्थ हुआ या बाकी प्लैनेट्स हुए। अब देखो ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है ना, आर्टिफिशियल बॉडी का बना होता है, वो यहाँ बनता है अर्थ पे, और इसको साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाएँ जो यूनिवर्स में क्या चीज़ चल रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ के कम्युनिकेशन। इट इज़ कैरिड बाई ए रॉकेट, रॉकेट लेके जाती है सैटेलाइट को आसमान में और उसको ऑर्बिट में छोड़ के आती है, ठीक है, अराउंड द अर्थ। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट जो स्पेस में हैं दैट इज़ इनसैट, IRS, एजुसैट, EDUSAT। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि रॉकेट लॉन्च हुआ, अर्थ से बाहर निकला, फिर उसके बाद रॉकेट जो है ना दोबारा उसके जो ऊपर का कवर है वो पूरा गिर जाता है, फॉल कर जाता है अर्थ में। जो सैटेलाइट होता है वो पूरा ऑर्बिट में इंटर कर जाता है, बस यही लिखा हुआ है। और ऊपर देखो एक क्रीम बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ना वो फर्स्ट मैन रहे हैं टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। सबसे पहले मून पे कदम किसने रखा? तो भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, ठीक है। बट पहले इंडियन कौन थे जिसने मून पे अपना फर्स्ट स्टेप रखा? तो दैट इज़ आर राकेश शर्मा, जिसने सबसे पहले मून पे अपना फर्स्ट स्टेप रखा आफ्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो है ही, बट राकेश शर्मा जो है ना वो फर्स्ट इंडियन है जिसने मून पे अपना फर्स्ट स्टेप रखा। नाउ ये है राकेश शर्मा। अब आगे चलते हैं, एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड का यहाँ पे फोटो भी दिया है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के बारे में तो बहुत पढ़ लिए। बहुत से न्यूमरस टाइनी बॉडीज होते हैं विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, जो सन के आसपास घूमते हैं। सन के आसपास बस 8 प्लैनेट ही नहीं और भी कई चीज़ें घूमती हैं, और इन्हीं बॉडीज़ को कहते हैं एस्टेरॉइड्स, जिसका फोटो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा ही दिखता है एस्टेरॉइड। तो देखो एस्टेरॉइड जो होता है ना ये कहाँ पाया जाता है? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जैसे देखो मार्स एंड जुपिटर के बीच के ऑर्बिट में मिलता है हम लोग को, जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है मार्स और जुपिटर के बीच के ऑर्बिट में। ये देखो यहाँ पे मार्स है और यहाँ पे जुपिटर है, ये हो गया हमारा जुपिटर, ये हो गया हमारा मार्स। इसके बीच में देखो ये एक सिल्वर टाइप का या ग्रे टाइप का एक लाइनिंग दिख रहा है, एकदम ब्रॉड बेल्ट टाइप का, दैट इज़ एस्टेरॉयड बेल्ट। तो ये जो एस्टेरॉयड है ना ये वही बहुत सारे स्मॉल डिब्रीज मिला तो ये पूरा एस्टेरॉयड बेल्ट बनाया, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, और यही वहाँ पे इसी एस्टेरॉयड्स का बात हो रहा है। तो देखो साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एस्टेरॉइड भाई आया कहाँ से? तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि बहुत टाइम पहले जो थे ना प्लैनेट्स जब एक्सप्लोड किए थे, जब एक तरह से ब्लास्ट हुआ था, जब फट गया था जो प्लैनेट था, तब उसका जो टुकड़ा है ना वही मिलके ये एस्टेरॉइड बना है, एस्टेरॉइड बेल्ट इसीलिए बना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेटेरॉइड्स, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड। कुछ छोटे छोटे रॉक के जो टुकड़े होते हैं ना जो सन के आसपास घूमते हैं उसको मेटेरॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। बहुत बार ये जो मेटेरॉइड्स होता है वो अर्थ के बिल्कुल पास आ जाता है और अर्थ में गिर जाता है। और ये प्रोसेस के दौरान देखो बहुत तेज़ी से जब मेटेरॉइड इंटर करता है ना अर्थ में, तो देखो अर्थ के अंदर ना बहुत सारा एयर का लेयर है, ठीक है, बहुत सारा एयर का लेयर है अर्थ में। तो जब वो एकदम तेज़ी से मेटेरॉइड इंटर करता है ना अर्थ के अंदर तो उसमें एक फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है, घर्षण पैदा होता है विद द एयर, उसमें एक फ्रिक्शन पैदा होता है और फिर एकदम गर्म हो जाता है मेटेरॉइड। कभी कभी वो जल जाता है पूरी तरीके से, मेटेरॉइड जल के मतलब वो बिटवीन द पाथ ही अर्थ का ग्राउंड पहुंचने से पहले वो जल के भस्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी वो पूरी तरीके से मेटेरॉइड नहीं जलता है जब घुस रहा होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और ड्यू टू फ्रिक्शन एंड हीट, बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से वो बिल्कुल आधा जला होता है, और वो जब अर्थ के ग्राउंड में गिरता है ना तो
वो हॉलो क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, जब पूरे तरीके से जलता नहीं है मेटियोर और वो व्हेन इट फॉल्स ऑन द अर्थ ना, इट क्रिएट्स अ हॉलो, वो एक गड्ढा क्रिएट कर देता है अर्थ सरफेस पे, ठीक है यहाँ पे। और अगर वो पूरी तरीके से जल जाता है तब तो कुछ नहीं, फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है, सिर्फ एक लाइट हम लोग को दिखेगा आसमान में। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट? तो क्या हम लोग को कभी कभी दिखता है ना वाइटिश एकदम ब्रॉड बैंड, कुछ इस पिक्चर की तरह, बहुत सफ़ेद सफ़ेद कुछ आसमान में एकदम वाइट बैंड की तरह। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, ये क्या होता है, इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं या आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। ये क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार होता है, बहुत सारा स्टार मिलके ये गैलेक्सी बनाता है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। देखो गैलेक्सी सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, उसके नीचे आता है, सो गैलेक्सी के अंदर है सोलर सिस्टम। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पहले के टाइम पे ना एंशियंट इंडिया में हम लोग इसको, ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, इसको उसमें बहुत लाइट होता है, ठीक है, बिल्कुल वाइट कलर का दिखता है। तो पहले के लोग इसको क्या कहते थे, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, मतलब एकदम रोशनी का जो समंदर है वो आकाश में बह रहा है, इसीलिए इसको आकाश गंगा कहते थे, रिवर ऑफ लाइट, ठीक है, एंशियंट इंडिया में। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी क्या होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, इसमें क्लाउड होता है विच इज़ मेड अप ऑफ डस्ट एंड गैसेस के क्लाउड्स होते हैं, इसीलिए इतना वाइटिश दिखता है, ब्रॉड बैंड वाइटिश, बिल्कुल सफ़ेद। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक अप द यूनिवर्स। और बहुत सारा जब मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, जब बहुत सारे गैलेक्सीज मिलते हैं ना, देखो जब ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी मिलते हैं ना, ऐसा बहुत सारा गैलेक्सी, बहुत इसमें ये जैसे एक मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और ऐसे बहुत 3 4 5 6 बहुत सारे गैलेक्सी मिलेंगे ना, तो वो मिल के क्या बनाएंगे, वो मिल के बनाएंगे यूनिवर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स है। ये इमेजिन करना बहुत ही कठिन है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। तो देखो सबसे बड़ा कौन, यूनिवर्स, उसके नीचे कौन, गैलेक्सी, गैलेक्सी के नीचे कौन, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर हम सब, मतलब अर्थ एंड देन आवर। तो देखो साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। अब अभी तक देखो हम लोग एग्जैक्ट साइज़ पता नहीं लगा पाए यूनिवर्स का, बट हम लोग को इतना तो पता है कि आप हो या हम लोग सब एक चीज़ से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ यूनिवर्स। तो ठीक है ना, जो देखो यहाँ पे देखो ये इससे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है इस पूरे वो में, तो द यूनिवर्स, यूनिवर्स सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। यूनिवर्स किससे बना होता है, तो बहुत सारे गैलेक्सी से बना होता है यूनिवर्स। गैलेक्सी में क्या होता है, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। अब गैलेक्सी के अंदर कौन होता है, तो सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम के अंदर कौन है, अर्थ है। अर्थ के अंदर कौन है, आप और हम हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब हमारा एक लास्ट बचा है। गैलेक्सी क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस से बना होता है। और यूनिवर्स के अंदर क्या होता है, मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, बहुत मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलता है ना, तो यूनिवर्स बनाता है। और यूनिवर्स देन गैलेक्सी देन सोलर सिस्टम देन द अर्थ एंड द 8 प्लैनेट। नाउ अब इससे हम लोग ये पूरे सर्कल से ये भी पता चल गया कि जो यूनिवर्स है वो फर्स्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा पे, देन सेकंड मिल्की वे गैलेक्सी, देन थर्ड सोलर सिस्टम एंड द फोर्थ वन इज द अर्थ। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम वो पूरी तरीके से ख़त्म होता है। इफ़ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।